हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस 6 पार्ट बायोमोलिकुल्स चैप्टर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11 उसका मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो पहले उस 6 पार्ट को देख लीजिएगा, फिर ये 7वां पार्ट जो अंतिम पार्ट है इसको आके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर्स एंड केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, इसके लिए आप मेरा इस यूट्यूब चैनल जो मेरा है वीडी इंस्टीट्यूट, उस पर एंजाइमोलॉजी नाम का वीडियो है जिसका लिंक मैंने दिया है, इसको खोल के वहाँ देख लीजिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का एक वीडियो बना के रख चुका हूँ, या आप फॉलो कीजिए। गूगल में जाइए, वीडी इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, खुल जाएगा। फिर प्लेलिस्ट खोलिए वहाँ जा करके, और प्लेलिस्ट में एंजाइमोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको खोलिएगा। फिर वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के नाम से एक वीडियो रखा होगा, उसको खोल के देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने उसको समझाया है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कोफैक्टर्स। व्हाट इज कोफैक्टर्स? तो कहता क्या है कि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो कार्बन का बना हो, या ये मेटल आयंस भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम को मैग्नीशियम आयंस चाहिए अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए। इसलिए आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पीसीआर पढ़ा होगा, तो आपने पीसीआर में पढ़ा होगा कि जब भी हम एंजाइम लेते हैं ना, तो साथ में Mg2+ को फैक्टर डाल देते हैं ताकि एंजाइम अपने फुल एक्टिविटी में हो। ठीक है, तो ये को फैक्टर एक प्रोटीन पार्ट नहीं है। तो ये करता क्या है? देखिए, ये एंजाइम्स है, ठीक है, इसे सबस्ट्रेट आके बाइंड किया, बट इस एंजाइम को अपने फुल एक्टिविटी को शो करने के लिए असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वह असिस्टेंट क्या होता है? वह असिस्टेंट कोफैक्टर्स होता है। कोफैक्टर जब इससे असिस्ट हो जाएगा तो ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जब एंजाइम अलोन है तो प्रोटीन नेचर का होता है, तो इस अलोन प्रोटीन नेचर का एंजाइम को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। इससे जब कोफैक्टर आगे बाइंड हो जाता है तो ये एंजाइम फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और उसका नाम है होलो एंजाइम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये फुल स्ट्रक्चर है, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ देते हैं, नीट के पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कोफैक्टर को मैंने 3 भाग में बांटा। फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो इसके लिए क्या जरूरत है कि ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड कर रहा है, टाइटली बाउंड कर रहा है, तब कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम है जिसका काम है पेरोक्साइड जो कि H2O2 होता है, इसको तोड़ करके वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसी पेरोक्सीडाइज एंजाइम को काम करने के लिए इसको एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोएंजाइम भी हो सकता है, ये कोएंजाइम भी हो सकता है। ये कोएंजाइम वाइटमिन्स का डेरिवेटिव होता है, यानी वाइटमिन से ही बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिएंटली बाइंड करता है, यानी टेम्पोररी बाइंड करेगा फिर वहां से हट जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP, ये दोनों के दोनों क्या है? कोएंजाइम्स है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या होता है? इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और प्रत्येक इनऑर्गेनिक आयंस प्रत्येक एंजाइम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम 2+ DNA पॉलीमरेज एंजाइम में काम आता है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल लिया है कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए, इसके लिए जिंक आयंस की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स है जिसको अलग अलग कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है एज अ मेटल आयंस। ठीक है, तो ये मेटल आयंस कैसे बाइंड करता है? तो ये मान लीजिए आपका एंजाइम है, ठीक है, इसका ये एक्टिव साइट है, इससे सबस्ट्रेट बाइंड किया, यहाँ जिंक आयंस है। ये जिंक आयंस
इस एंजाइम में रखे हुए कैटालिटिक ग्रुप के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये आपका जिंक आयन इस सबस्ट्रेट के साथ भी, रुकिए मैं ठीक से डायग्राम बना देता हूँ, ज़रा घचपच हो गया ये मान लेते हैं आपका ये एंजाइम है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना देते हैं, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, ये जिंक आयंस है। ये जिंक आयंस इस एक्टिव साइड में रखे हुए मान लीजिए A1 अमाइनो एसिड है, इसके साथ कोऑर्डिनेटली बाइंड कर देगा और साथ में इस सबस्ट्रेट के साथ ही कोऑर्डिनेटली बाइंड करता है, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ भी और एंजाइम के साथ भी। इसी तरह ये काम करता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शंस, यहाँ दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनता है। जैसे स्टार्च को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड पर एसिड डाल दो तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फर प्लस वाटर बन जाएगा। यानी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो बॉन्ड टूटेगा तो नया प्रोडक्ट बनता है। बट फिजिकल चेंज में क्या है, सिर्फ किसी सब्सटेंस के शेप, उसका फिजिकल चेंज, शेप में बदलाव आएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा। एग्जाम्पल है आइस से वाटर जाना, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है रेट ऑफ रिएक्शंस। अब किसी एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, चलो समझते हैं। ये आपका ए है, ए से बी जा रहा है, ये K1 रेट है, ठीक है। K1 इसका रेट कांस्टेंट है। अगर हम इसका रेट कांस्टेंट, रेट अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट K1 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, रुक जाइए। इस रिएक्शंस का रेट को कैसे लिखोगे, तो रेट को हम लिख सकते हैं दो टर्म्स में। एक लिख सकते हैं सबस्ट्रेट का डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वही मैंने लिखा है। P इज अ प्रोडक्ट, T इज अ टाइम, डेल्टा डिनोट कर रहा है चेंजेस। तो लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या क्योंकि पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, या ऐसा भी कर सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सबस्ट्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबस्ट्रेट धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा है, यानी इसकी कंसंट्रेशन घट रही है तो नेगेटिव लगा दो। जब डायरेक्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट K1 आ जाता है। इसी तरीके से रेट हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें ये डिफाइन कर दे कि रेट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। ये रेट भी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो जाता है, जैसे कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बदलेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाता है। एक थंब का रूल है। थंब रूल क्या कहता है कि प्रत्येक 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ जाता है तो या तो रेट आपका हाफ से घट जाएगा या डबल से बढ़ जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब एक बार 10 डिग्री बढ़ा तो या तो रिएक्शंस का रेट आधा से कम होगा या डबल से बढ़ जाएगा। फिर 10 से डिग्री से बढ़ा तो फिर डबल से बढ़ेगा या आधा से कम हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रहता है, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर हम एंजाइम नहीं डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में तो क्या होगा, 1 घंटा लगा 200 मोलिक्यूल कार्बोनिक एसिड को बनने में, H2CO3 को बनने में। जैसे ही हमने एंजाइम डाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस कर गया, अब 1 सेकंड लगा, सिर्फ 1 सेकंड लगा, सिर्फ 1 सेकंड लगा और 6 लाख से ऊपर H2CO3 बन गया। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स के एब्सेंस में स्लो हो जाएगा और एंजाइम्स के प्रेजेंस में हाई हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और उसी के साथ ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर समाप्त हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला मैं टॉपिक लाऊंगा NCERT क्लास 12 का टॉपिक होगा, वह होगा बायोटेक्नोलॉजी। जो अगला मैं टॉपिक लाने वाला हूँ वह है बायोटेक्नोलॉजी में
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, और एक और चैप्टर इसमें है, क्या है वो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये अगला 2 चैप्टर है जिस पर अब 1-2 दिन के बाद मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैप्टर्स, वाचिंग माय वीडियो ऑन बायोमोलिकुलर चैप्टर। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, उसमें और सुधार लाया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन डाल दीजिएगा उसका भी मैं जवाब दे दूँगा। So thank you so much. Thank you for listening to my lectures. Thanks a lot, guys.